सेकेंड ऑर्डर लीनियर इक्वेशंस विथ पावर सीरीज सॉल्यूशन। कई बार सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म है y डबल डैश प्लस पी एक्स वाई डैश प्लस क्यू एक्स वाई इक्वल टू 0, हमने फर्स्ट ईयर में सॉल्व किया सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। यदि लीनियर इक्वेशन है तो सॉल्व किया, फिर कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स यदि है पी एक्स और क्यू एक्स तो उनको सॉल्व किया। लेकिन इन जनरल हर बार ये जो सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है एलिमेंट्री फंक्शंस नोन फंक्शंस में सॉल्व कर पाएंगे ये कोई जरूरी नहीं, लेकिन इनके पावर सीरीज सॉल्यूशन फाइंड किए जा सकते हैं। तो उसका क्या प्रोसीजर होगा वो देखना है, और कब इन इक्वेशन को एलिमेंट्री मेथड से सॉल्व करके दोनों सॉल्यूशंस मैच किए जा सकते हैं ये देखेंगे। यदि मान लो पावर सीरीज सॉल्यूशन से फाइंड किया और एलिमेंट्री फंक्शंस में जो सॉल्यूशन आ रहा है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाए तो आगे चलकर ये एक नई ब्रांच डेवलप करता है स्पेशल फंक्शंस बोलकर, जो हमको नेक्स्ट चैप्टर में लेजेंडर्स और बेसल्स के फॉर्म में पढ़ने हैं। तो कुछ प्रॉब्लम होंगे जहां सॉल्यूशन पावर सीरीज से फाइंड करने के बाद एलिमेंट्री फंक्शन में कन्वर्ट होते दिखेंगे, कुछ प्रॉब्लम ऐसे भी दिखेंगे जो एलिमेंट्री फंक्शन में कन्वर्ट नहीं हो रहे होंगे। तो ये एक बैकग्राउंड है। अभी लिटरेचर के साथ पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द जनरल सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश प्लस पी एक्स वाई डैश प्लस क्यू एक्स वाई इक्वल टू 0। अभी नंबर हमारे लिए इक्वेशन 1, ये स्टैंडर्ड फॉर्म का इक्वेशन 1 रेफर करेंगे। We know that this type of equation can be solved in terms of elementary functions when px and qx are constant। ये तो हमने सॉल्व किया, ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड किया करते थे, एंड नेचर ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन से हम जनरल सॉल्यूशन लिखते थे, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड इक्वल एंड कॉम्प्लेक्स, तो उससे हम CF लिखा करते थे। तो ये केस में तो हमेशा सॉल्व कर सकते हैं, एंड इन सम अदर केसेस एज वेल, कुछ स्पेसिफिक केसेस में px qx अदर देन कांस्टेंट हो तो भी उसको सॉल्व कर लेते हैं। However, most of the equation of this type arise in pure and applied mathematics where px and qx or are not constant, cannot be solved by elementary methods. Such equations can be solved by numerical methods. These are the solutions when we can find a solution in the form of infinite convergent series. अभी जो वर्ड कॉन्वर्जेंट है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो सीरीज होगी उसका हम एक फाइनाइट सम ये बता सकेंगे, तो जिसको हम y1 कहेंगे और कोई जो दूसरा सॉल्यूशन उसको y2 कहेंगे, so that we can write solution in terms of c1 y1 plus c2 y2 because equation is of second order differential equation। तो इसको दो linearly independent solutions होने चाहिए। In this section we discuss method for solving equation of type 1 in terms of infinite convergent series। इनफाइनाइट बोलने की जरूरत नहीं, जब हम सीरीज बोल रहे हैं तो इसका मतलब वो इनफाइनाइट सीरीज ही होती है, और कॉन्वर्जेंट इसलिए कि जिसको हम y1 या y2 उसके सम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैलिडिटी ऑफ सीरीज सॉल्यूशन कब कब वो एग्जिस्ट होगी। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म 1 डज नॉट हैव सीरीज सॉल्यूशन। एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फॉर्म 1 does not have series solution because of the fact that behavior of its solution near a point x naught depends on the behavior of p of x and q of x near that point। किसी पॉइंट पर हमको यदि सॉल्यूशन फाइंड करना है डिफरेंशियल इक्वेशन, कंप्लीट डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो पहले उसके जो कोएफिशिएंट फंक्शंस होंगे उनका बिहेवियर x नॉट पर होना चाहिए। किस तरह से होना चाहिए, तो उस पॉइंट के नेबरहुड में हर पॉइंट पर px और qx डिफरेंशिएबल होने चाहिए, जिसको दूसरे टर्मिनोलॉजी में कहते हैं एनालिटिक होना चाहिए। यह वर्ड इसके पहले भी एक्सप्लेन किया था, जब हम किसी एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं तो कहलाता फंक्शन इज डिफरेंशिएबल से एट x इक्वल टू x नॉट। और यदि मान लो उस पॉइंट के नेबरहुड में भले कितना भी स्मॉल नेबरहुड क्यों ना हो, उस नेबरहुड में हर पॉइंट पर यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल होता हो तो we say that function is analytic at point x equal to x naught। इसका मतलब analyticity is general concept of differentiability। डिफरेंशिएबिलिटी हम एक पॉइंट पर कंसीडर करते हैं,
एनालिसिटी उस पॉइंट के नेबरहुड पर कंसीडर करते हैं इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशिएशन एट ईच पॉइंट इन दैट नेबरहुड। ठीक है, तो बिहेवियर क्या है px qx का? इफ द फंक्शंस px एंड qx आर एनालिटिक, sometimes it is also called as regular, at x naught. Now what analytic means? These functions have power series expansions valid in some neighborhood of x naught. Then every solution of equation 1 is also analytic at x naught. Now ये जो fill in the blanks है इसको कंप्लीट करते हैं। px और qx एनालिटिक हो गए x naught पर। अब एनालिटिक का मतलब x naught के नेबरहुड पर हर पॉइंट पर px और qx डिफरेंशिएबल है। और हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। सॉल्यूशन मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल सैटिस्फाइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, और वो इक्वेशन में y डैश अपीयर हो रहा है, y डबल डैश अपीयर हो रहा है। इसका मतलब जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। इसका मतलब वो एक बार डिफरेंशिएट होना चाहिए, दूसरी बार भी डिफरेंशिएट होना चाहिए कम से कम। तो यदि px और qx कोएफिशिएंट फंक्शंस एनालिटिक होंगे तो सॉल्यूशन इक्वेशन 1 का ये मीनिंगफुल होगा, ये भी एनालिटिक होगा x नॉट पर। तो जब हमको किसी पॉइंट पर फंक्शन का सॉल्यूशन सॉरी इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है तो हमको चेक करना पड़ेगा px और qx ये कंडीशन फुलफिल करते हैं या नहीं करते। ठीक है, thus analyticity of coefficient functions of 1 at a certain point implies the analyticity of its solution at that point. ये पॉइंट इज क्लियर? मतलब फंक्शन डिस्कस करने के पहले हमको कोएफिशिएंट फंक्शंस को डिस्कस करना होगा कि वो एनालिटिक है या नहीं है किसी पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक, इफ कोएफिशिएंट of equation 1 which are px and qx are analytic at point x naught, then x naught is called an ordinary point of equation 1. जिस पॉइंट पर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होंगी तो ऑर्डिनरी पॉइंट, और यदि नहीं हो रही होंगी तो पॉइंट इज कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट। कोई भी एक, या तो px एनालिटिक नहीं हो रहा होगा या qx एनालिटिक नहीं हो रहा होगा या दोनों एनालिटिक नहीं हो रहे होंगे कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो वो पॉइंट कहलाएगा सिंगुलर पॉइंट। और सिंगुलर पॉइंट पर हमको डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, एनी पॉइंट विच इज नॉट एन ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ इक्वेशन 1 is called its singular point. That means a point x naught is a singular point of equation 1 if px or qx or both fails to be analytic at x naught. तो ये इतनी बातों में, इतना जो लिटरेचर था इसमें क्या देखा हमने? सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट होगा? सॉल्यूशन एग्जिस्ट होने के लिए जो कोएफिशिएंट फंक्शन है px और qx उनका गिवन पॉइंट पर एनालिटिक होना जरूरी है। यदि वो एनालिटिक होते तो सॉल्यूशन एनालिटिक होगा। ऐसा पॉइंट ऑर्डिनरी पॉइंट कहलाएगा। और यदि जो पॉइंट पर आइदर px और qx और बोथ एनालिटिक नहीं हुए तो वो सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा। सिंगुलर पॉइंट पे वी कांट फाइंड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एज एन एग्जांपल, डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश प्लस 2/x y डैश माइनस 2/x स्क्वायर y इक्वल टू 0 दिख रही है। सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस इसलिए राइट हैंड साइड 0 है, लीनियर इसलिए कि सेकंड ऑर्डर का पावर 1 है और सेकंड ऑर्डर तो दिख रही है। कोएफिशिएंट फंक्शंस px बोलकर 2/x दिख रहा है और qx बोलकर माइनस 2/x स्क्वायर दिख रहा है। px और qx देखने से समझ में आ रहा है कि दिस फंक्शंस आर नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 0। जब डिफाइंड ही नहीं हो रहे तो उनकी डेरिवेटिव नहीं फाइंड कर सकते, तो दे आर नॉट एनालिटिक एट x इक्वल टू 0। इसका मतलब x इक्वल टू 0 विच इज नथिंग बट ओरिजिन इज सिंगुलर पॉइंट ऑफ द इक्वेशन। इसके अलावा यदि कोई दूसरे पॉइंट पर हम बात करें, फॉर एग्जांपल 1 -1, तो वहां पर इसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं और फिर बाद में सॉल्यूशन की बात कर सकते हैं। तो 0 इज सिंगुलर पॉइंट, उसके अलावा जो पॉइंट्स होंगे दोज विल बी ऑर्डिनरी पॉइंट्स। द नेचर ऑफ सॉल्यूशन नियर ऑर्डिनरी पॉइंट इज एक्सप्लेन इन द फॉलोइंग जनरल थ्योरम। प्रोसीजर क्या है वो थ्योरम के थ्रू समझ लेते हैं। सिंगुलर पॉइंट समझ में आ गया, जहां पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, देखते समय फंक्शन जहां डिफाइन नहीं हो रहे वो सिंगुलर पॉइंट्स हो गए। स्टेटमेंट इज let x naught be an ordinary point, मतलब जिस पर हमको सॉल्यूशन मिलेगा ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश प्लस px y डैश प्लस qx y इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 दे दिए। a0 and a1 be arbitrary constants
then there exists unique function yx which is analytic at x naught is a solution of equation 1 in certain neighborhood of x naught and satisfying initial conditions. अभी x naught x की वैल्यू है तो y में पुट करने के बाद में y की कुछ वैल्यू होना चाहिए जिसको हम a naught बोले हैं. ये जो स्टार्टिंग में दो कांस्टेंट्स लिए तो दो कांस्टेंट्स का रोल कैसे दिख रहा है, y at ordinary point is a naught and y dash at ordinary point is a1. ऐसे दो कांस्टेंट सपोज किए. डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश प्लस px y डैश प्लस qx y इक्वल टू 0 को हमने सॉल्यूशन सपोज किया ऑर्डिनरी पॉइंट x नॉट पर, satisfying the condition at x naught value of y is a naught and at x naught value of y dash is a1 where a naught and a1 are arbitrary constants. ठीक है, तो इस तरह से सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डिनरी पॉइंट पर मिलेगा. फर्दर, if power series expansion of px and qx are valid on an interval x minus x naught less than r is radius of convergence, x naught के अराउंड r रेडियस के नेबरहुड में यदि पावर सीरीज एक्सपांशंस वैलिड हो, x माइनस एक्स नॉट लेस देन r, मॉड x माइनस एक्स नॉट लेस देन r का मतलब जो अभी तक हम ऊपर नेबरहुड की बात कर रहे थे, तो दिस इज नेबरहुड, x नॉट इज द सेंटर, r विच इज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज द रेडियस, और इतने नेबरहुड में जो पावर सीरीज एक्सपांशंस होंगे वो वैलिड है. where r is positive definitely, then power series expansion of this solution in a yx is also valid on the same interval. Again solution की validity depends on px and qx जो ऊपर हम बात कर रहे थे. px और qx यदि एनालिटिक हो गए ऑर्डिनरी पॉइंट पर तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा ऑर्डिनरी पॉइंट पर. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है, इसका प्रूफ और ये जो प्रूफ में कुछ स्टेप्स आएंगी वो हमको प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हेल्प करेंगे. लेट x नॉट बी ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश प्लस px y डैश प्लस qx y इक्वल टू 0. a नॉट एंड a1 भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो दिया हुआ है. अब बात हम x नॉट पर करना है, तो x नॉट पर बात करने के बजाय यदि ओरिजिन पर बात की और वहां पर यदि सारी चीजें वैलिडेट होती है, इट कैन बी जनरलाइज x नॉट ऑल्सो. x नॉट इज कंसीडर्ड एज एन ऑर्डिनरी पॉइंट. यदि ओरिजिन हमारे लिए ऑर्डिनरी पॉइंट का काम करता होगा तो वी कैन जनरलाइज इट टू एनी अदर ऑर्डिनरी पॉइंट ऑल्सो. तो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, ये एक फ्रेज देखिएगा, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस वी कंसीडर एक्स नॉट एज 0. एक पॉइंट कंसीडर करें, एक्स नॉट पता नहीं कौन सा पॉइंट है, हम सहूलियत के लिए 0 बोलकर कंसीडर करें, विच परमिट अस टू वर्क विथ पावर सीरीज इन x rather than x minus x naught. अब x naught 0 होगा तो x minus 0 that is x. इसमें काम करना आसान होगा. With this slight simplification, the hypothesis of the theorem is that px and qx are analytic at x naught. वो बन गया यहाँ पर at origin and therefore have power series expansions in terms of x instead of x minus x naught. तो px का पावर सीरीज एक्सपांशन सपोज कर लिया हमने, जनरली हम a n x पावर n बोलते हैं. अब यहाँ दो सीरीज लेना है तो a n x पावर n b n x पावर n बोलने के बजाय p n x पावर n और q n x पावर n ले लिए, तो जिससे डिस्टिंग्विश करना आसान होगा. p n आर कोएफिशिएंट्स ऑफ पावर सीरीज ऑफ p of x, q n आर कोएफिशिएंट्स ऑफ पावर सीरीज ऑफ q of x. a n b n भी यूज कर सकते हैं. तो px इज इक्वल टू समेशन p n x पावर n, n वेरीज फ्रॉम 0 से इंफिनिटी, एक्सपांडेड फॉर्म में लिख दिया उसको. q of x is equal to summation qn x power n, n varying from 0 से infinity, इसको expanded form में लिख दिए. And they are converges on interval mod x less than r for positive r. Now we try to find a solution of equation 1 in the form of power series satisfying initial conditions. x naught की जगह हमने 0 लिया, तो जो हमारी conditions थी y at x naught is equal to a naught, y dash at x naught is equal to a1, वो अब मॉडिफाई हो गई, y at 0 is a naught and y dash at 0 is a1. x naught आर्बिट्ररी पॉइंट को अभी हमने प्रूफ करने के लिए 0 बोलकर कंसीडर किया, तो वी कैन हैंडल द पावर सीरीज इन x इजीली. नाउ पावर सीरीज सॉल्यूशन ऑफ 1 बी इन द फॉर्म ऑफ, सपोज कर रहे हैं a n x पावर n, y की वैल्यू सपोज कर रहे हैं, वेयर कोएफिशिएंट्स आर टू बी डिटरमाइंड a naught, a1, a2, a3, these are the coefficients of power series solution.
विथ रेडियस ऑफ कॉन्वर्जेंस एटलीस्ट r, इसको नंबर दे दिया 4। मतलब ये हमको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे आफ्टर फाइंडिंग वैल्यूज ऑफ कोएफिशिएंट्स इन टर्म्स ऑफ a0 एंड a1। a0 और a1 तो आर्बिट्ररी लिए हुए, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसके सॉल्यूशन में दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट अपीयर हो गए। वो दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट a0 a1 हो सकते हैं, और जो बाकी के कोएफिशिएंट्स होंगे a2 a3 a4 एक्सेट्रा, उनको हम कोशिश करेंगे इनके टर्म में फाइंड करने की। डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए तो y डैश लगेगा, y डबल डैश लगेगा। तो 4 को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, y डैश इज इक्वल टू, अब एक्चुअली डिफरेंशिएट करते समय पहले हम सीरीज एक्सपेंशन करते हैं और फिर बाद में उसको जनरलाइज करते हैं। इसके पहले ये काम किया हुआ है। तो यदि मान लो हमने ये सीरीज को देखते हुए डिफरेंशिएट करना शुरू किया, तो a0 का डेरिवेटिव 0, a1x का डेरिवेटिव a1, a2x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2a2, नेक्स्ट विल बी 3a3x स्क्वायर, नेक्स्ट विल बी 4a4x क्यूब एंड सो ऑन। जब इसको जनरलाइज करेंगे x पावर n की टर्म के लिए, तो x का पावर और बाकी के उसके साथ की जो टर्म्स है उसमें क्या दिख रहा है, एक नंबर ज्यादा दिख रहा है, x स्क्वायर के साथ में 3a3 दिख रहा है। तो जब हम इसको समेशन नोटेशन में लिखे तो x पावर n के साथ n+1 इंटू a सफिक्स n+1, ये जनरलाइज किया जा सकता है। यदि आप डायरेक्ट ये जो जनरल फॉर्म है an x पावर n, इससे यदि डिफरेंशिएट करना चाहे तो इससे डेरिवेटिव करते समय क्या मिलेगा, n an x पावर n-1 लिखकर बताते इसको। ये बात अच्छे से एक बार समझ में आ जाए तो इसके बाद में काफी बार इसका यूज है। यदि इसको आप डिफरेंशिएट करते तो n an x पावर n-1, लेकिन जनरली हम हमारे जो जनरल टर्म है x पावर n के कोएफिशिएंट्स को ट्रीट करते हैं, तो इसको x पावर n बनाना है, तो ये x पावर n-1 के बाद में एक टर्म जाने पर x पावर n मिलेगा, तो सब जगह n को 1 से इंक्रीज कर दिया, तो वी गेट जनरल फॉर्म एज n+1 a सफिक्स n+1 x पावर n। ठीक है ये पॉइंट। अब फिर से इसको डिफरेंशिएट यदि किया तो इसको डिफरेंशिएट करने पर क्या दिखता है, n+1 इंटू n इंटू a सफिक्स n+1 x पावर n-1। फिर से उसको जनरलाइज करना है तो एक एक टर्म बढ़ानी पड़ेगी, तो टर्म बढ़ाते समय इट विल गिव n+1 n+2 a सफिक्स n+2 x पावर n। ये जो प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर जब हम लिखें तो हम टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएट करने के बाद उसको जनरलाइज करें, ये बहुत कन्वीनियंट होगा। मतलब यहां जो समेशन लिखा है ये समेशन आप लिखते समय बाद में लिखें, टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएट कर दे, 4-5 टर्म को ऑब्जर्व करने के बाद ये समेशन फॉर्म लिखा जा सकता है। ये दोनों डेरिवेटिव्स के जनरल एक्सप्रेशन समझ में आ रहे हैं। ठीक है, y डैश इज n+1 a n+1 x पावर n और y डबल डैश n+1 n+2 a सफिक्स n+2 x पावर n। मतलब जब हम y को डिफरेंशिएट करेंगे तो पहली बार जो डिफरेंशिएट करेंगे x पावर n-1 की टर्म होगी, उससे जनरलाइज करके y डैश की टर्म लिखिए। उसको जब दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वो x पावर n-2 की टर्म होगी, उसको जनरलाइज करने के लिए 2 ऐड किया तो हमको x पावर n की टर्म मिलेगी। गॉट द पॉइंट। अब हमारी जो इक्वेशन थी, इक्वेशन में y डबल डैश प्लस px y डैश प्लस qx y इक्वल टू 0 है, तो y डैश में px का मल्टीप्लीकेशन लगेगा, px भी पावर सीरीज के फॉर्म में, y में qx का मल्टीप्लीकेशन लगेगा, qx भी पावर सीरीज के फॉर्म में। तो मल्टीप्लाई करके क्या टर्म्स मिलेंगी वो देख लेते हैं। बाय रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ पावर सीरीज वी हैव px इंटू y डैश, px का सम फॉर्म था समेशन pn x पावर n, n वेरिंग फ्रॉम 0 से इंफिनिटी, और y डैश ऊपर ही दिख रहा है समेशन n+1 a n+1 x पावर n, n वेरिंग फ्रॉम 0 से इंफिनिटी। अब दो सीरीज का प्रोडक्ट है। इसके पहले जब हमने सम ऑफ टू सीरीज, डिफरेंस ऑफ टू सीरीज, प्रोडक्ट ऑफ टू सीरीज, तो वहां रूल्स पढ़े थे, वो रूल यहां अप्लाई करते हैं। तो रूल अप्लाई करते समय एक जो समेशन n वेरिंग फ्रॉम 0 से इंफिनिटी है, ये तो एज इट इज रख दिया, ये समेशन n वेरिंग फ्रॉम 0 से इंफिनिटी एज इट इज रख दिया, और एक डमी इंडेक्स इंक्लूड कर रहे समेशन r वेरिंग फ्रॉम 0 टू n या k वेरिंग फ्रॉम 0 टू n, k डमी इंडेक्स इंट्रोड्यूस किया, तो k 0 से n चल रहा है और फिर वो n 0 से इंफिनिटी चल रहा है,
बेसिकली दोनों समेशन में 0 से इंफिनिटी है, ये ऊपर दोनों समेशन में 0 से इंफिनिटी है, 0 से इंफिनिटी है, लेकिन जब प्रोडक्ट हो रहा है तो प्रोडक्ट में डमी इंडेक्स इन्वॉल्व हो गया। यहां डमी इंडेक्स हमने k यूज किया, तो अंदर k वेरिंग फ्रॉम 0 से n, ये हमको फाइनाइट सम प्रोवाइड करेगा n टर्म्स का, और फिर वहां पर n वेरिंग फ्रॉम 0 से इंफिनिटी होगी, वो हमको इनफाइनाइट सीरीज इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगा। अब ये पॉइंट यदि रिवाइज करना है तो ये पॉइंट के लिए प्रोडक्ट ऑफ सीरीज को थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा पीछे जाके प्रोडक्ट ऑफ सीरीज एक बार देख लेते हैं, फिर यहां पर आते हैं। an x पावर n f ऑफ x का सीरीज है समेशन, और bn x पावर n g ऑफ x का सीरीज है, तो दोनों का प्रोडक्ट f ऑफ x g ऑफ x का प्रोडक्ट इस सीरीज cr x पावर r वैल्यू फ्रॉम 0 से इंफिनिटी, वेयर कोएफिशिएंट cr इज इन द फॉर्म ऑफ, बाहर समेशन है r वेरिंग फ्रॉम 0 से इंफिनिटी, अंदर जो सीरीज है डमी इंडेक्स बोलकर यूज किया k वेरिंग फ्रॉम 0 से r विथ कोएफिशिएंट्स ak br माइनस k, और रिवर्स ऑर्डर में यदि टर्म्स को लिखे तो ar माइनस k bk, दोनों का जो सफिक्स का एडिशन होगा ar माइनस k bk बोलो या ak br माइनस k, दोनों के सफिक्स का एडिशन इज r, जिसको हमने डमी इंडेक्स बोलकर लिया है, फाइनाइट टर्म बोलकर लिया है। तो ar br माइनस k और ar माइनस k bk एडिशन इज r, k वेरिंग फ्रॉम 0 से r, फाइनाइट टर्म्स लिखने के लिए ये जो रूल है, ये रूल हम वहां अप्लाई करें। और इसके बाहर का समेशन, ये cr की बात हो गई है, cr कैसा दिख रहा है हमको, ये दोनों एक्सप्रेशन देखकर cr का एक्सप्रेशन इज फाइनाइट सम, कहां से कहां तक के चल रहा है, k वेरिंग फ्रॉम 0 से r, मतलब ये जब अंदर वैल्यू रखी जाएगी, cr की जब वैल्यू रखी जाएगी, तो दिस इज सम ऑफ फाइनाइट टर्म्स अप टू r टर्म्स, और उसके बाहर समेशन लगा हुआ है r वेरिंग फ्रॉम 0 से इंफिनिटी, तो दो इनफाइनाइट सीरीज का प्रोडक्ट विल बी इनफाइनाइट इन दिस सेंस। अब ये रूल वहां अप्लाई, तो अब r की जगह हमारा n है, r की जगह हमने फाइनाइट सम n लिया है, तो a r माइनस के टर्म क्या थी, a r माइनस के और b k, ओके, हम यहां लिखकर काम करते हैं, a r माइनस के इंटू बी के, a f ऑफ x का कोएफिशिएंट था, b g ऑफ x का कोएफिशिएंट था, तो अब हमारे यहां पर px और qx है, px का कोएफिशिएंट p सफिक्स n है, qx का कोएफिशिएंट q सफिक्स p सफिक्स k बोलो, q सफिक्स k बोलो, तो a r माइनस k, अब हमारा r n लिया हुआ है, तो दिस इज a n माइनस k, यानी p n माइनस k, क्या क्या चीजें हैं यहां पर, ये प्रोडक्ट की टर्म में एक कोएफिशिएंट ये दिख रहा है और दूसरा कोएफिशिएंट ये दिख रहा है, मतलब ये जो pn है ये an का काम कर रहा है, और ये n+1 इंटू an+1 ये bn का काम कर रहा है। अब इस पैटर्न में इसको रखते हैं a r माइनस के b के, हमारी टर्मिनोलॉजी में हो गया ये a n माइनस के b के, तो क्या हुआ p n माइनस के इंटू बी के, यानी यहां पर k+1 a k+1, ठीक है। फिर से देखो a r माइनस के b के, हमने इंडेक्स यूज किया है n, तो दिस विल बिकम a n माइनस के b के। नाउ व्हाट इज a, कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट सीरीज, तो कोएफिशिएंट है यहां पर pn, तो इसको लिखा n माइनस के टर्म में pn माइनस के, और दूसरा कोएफिशिएंट लिखना है b सफिक्स k के फॉर्म में, तो ये n+1 इंटू an+1 बन गया k के लिए चाहिए, तो k+1 a k+1, यूजिंग दिस रिजल्ट, ओह यूजिंग दिस रिजल्ट फॉर k। अब इसका सिंप्लीफिकेशन प्लस, अच्छा ना अभी कहां थे हम, अरे यहां पर थे, अभी हम 7 में था,
यही एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है ना, ये एक्सप्लेन किया अभी हमने, बाद में तो उसको इक्वेशन में पुट करना है। ये हो गया प्रोडक्ट P of x इंटू वाई डैश का प्रोडक्ट। नाउ सेकेंड प्रोडक्ट इज Q of x इंटू वाई। तो Q of x का सीरीज लिखा है समेशन Qn x पावर n, y का सीरीज लिखा है समेशन An x पावर n। अब फिर यहां पर अप्लाई करते हैं a n माइनस के b के, तो a कोएफिशिएंट का काम कर रहा है Qn, तो ये हो गया। थोड़ी देर के लिए आपको यदि इसको बोलना है a r माइनस के, तो इसको बोल देते हैं हम Q r माइनस के a के, बट हम ये n यूज कर रहे हैं, r की जगह n यूज कर रहे हैं, तो दिस इज Q n माइनस के a के। ये फाइनाइट सम देगा k वेरिंग फ्रॉम 0 से n, और बाहर का समेशन n वेरिंग फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी, ये इनफाइनाइट टर्म्स प्रोवाइड करेगा। x पावर n अपनी जगह पर, ये कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट आ गया यूजिंग दिस एक्सप्रेशन, using this expression for a n minus k b k। अब ये दो प्रोडक्ट्स आए हैं, इनको सीरीज में रख देते हैं। तो सब्स्टिट्यूटिंग इन सीरीज 1 वी गेट y डबल डैश था पहले, तो y डबल डैश की टर्म ये है, ये रखा यहां पर सीरीज n+1 n+2 a सफिक्स n+2 x पावर n प्लस px y डैश। तो px y डैश के लिए ये सम है, इसको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था हमने यहाँ पर, ये पूरा px y डैश प्लस qx y, ये सीरीज है नंबर 8 की, सीरीज qx y इक्वल टू 0। ये इनके केवल वैल्यूज पुट कर दिए। अब वैल्यूज पुट करने के बाद में तीनों सीरीज में x पावर n x पावर n x पावर n की टर्म दिख रही है, तो x पावर n की टर्म कलेक्ट करके कोएफिशिएंट्स को ब्रैकेट में लिखा है। कोएफिशिएंट्स को ब्रैकेट में लिखते समय भी दो समेशन दिख रहे हैं। फर्स्ट सीरीज में n वेरिंग फ्रॉम 0 से इंफिनिटी, सेकंड सीरीज में n वेरिंग फ्रॉम 0 से इंफिनिटी के अंदर एक फाइनाइट सम है, थर्ड सीरीज में n वेरिंग फ्रॉम 0 से इंफिनिटी के अंदर एक सम है। तो पूरा थ्रू n वेरिंग फ्रॉम 0 से इंफिनिटी ले लिया, तो कोएफिशिएंट्स किस पैटर्न में बचे, n+1 n+2 a n+2, ये फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट बचा। सेकंड टर्म में से फाइनाइट सम का कोएफिशिएंट है इन द फॉर्म ऑफ समेशन, ये अंदर वाला ब्रैकेट समेशन k वेरिंग फ्रॉम 0 से n p n माइनस k +1 a k+1 प्लस थर्ड वाले सम में से फिर फाइनाइट सम समेशन k वेरिंग फ्रॉम 0 से इंफिनिटी a n माइनस k a k, और इसके पूरे के बाहर है x पावर n इक्वल टू 0। कलेक्ट किया हुआ है x पावर n, एक टर्म सिंगल समेशन के साथ में, बाकी के दो टर्म में दो समेशन है, इनफाइनाइट समेशन बाहर ले लिया, फाइनाइट समेशन दो अंदर दिख रहा है। ओके, नाउ दो टर्म का सम यदि 0 हो रहा हो तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? दो टर्म का प्रोडक्ट यदि 0 हो रहा हो तो क्या होता है, कोई एक 0 होगा या दोनों 0 होंगे। जब दो टर्म का सम 0 हो रहा हो तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, दोनों सेम विथ अपोजिट साइन हो या फिर दोनों आइडेंटिकली 0 हो। तो यहां जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन देखते हुए a n+2 a k+1 a k, ये बहुत अलग अलग कोएफिशिएंट्स है, तो इनकी जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन से ये पॉसिबिलिटी तो नहीं दिखती है कि कुछ टर्म का सम बाकी के कुछ टर्म के सम के बराबर और अपोजिट साइन के साथ हो। ठीक है, मतलब यदि मान लो वहां 10 टर्म होगी, तो यहां पर हम ऐसा नहीं कह सकते कि 6 टर्म का सम 4 टर्म के सम के बराबर और अपोजिट साइन में, ये कंक्लूजन नहीं ड्रॉ किया जा सकता। तो कंक्लूजन क्या मिला, ईच टर्म ईच कोएफिशिएंट मस्ट बी 0, तभी पूरी की पूरी सीरीज का सम 0 होगा। x पावर n 0 हो नहीं सकता क्योंकि वो तो वेरिएबल का काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो पूरी इनफाइनाइट सीरीज है, ये इनफाइनाइट सीरीज 0 होने के लिए कोएफिशिएंट्स ऑफ ईच टर्म मस्ट बी 0। यह हमको भी जनरल कोएफिशिएंट दिख रहा है x पावर n का, इसका मतलब x पावर n का कोएफिशिएंट 0 होना चाहिए। जब उसको एक्सपांडेड फॉर्म में देखेंगे तो एक्सपांडेड फॉर्म में ईच कोएफिशिएंट मस्ट बी 0 ऐसा आ जाएगा, एंड दोस कोएफिशिएंट्स विल बी ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग n इक्वल टू 0 1 2 3 4 एक्सेट्रा। इतना पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इक्वेटिंग, ये हमने कंसेप्ट की बात कर ली, यहां डायरेक्ट मेंशन किया हुआ है, इक्वेटिंग टू 0 कोएफिशिएंट ऑफ x पावर n
तो क्या मिलेगा, जो मिलेगा वो कहलाता है रिकर्शन फॉर्मूला और रिकरेंस रिलेशन। रिकरेंस रिलेशन या रिकर्शन फॉर्मूला मतलब ऐसा रिलेशन जो दो कोएफिशिएंट्स को रिलेट कर रहा हो, जैसे an+1 इन टर्म्स ऑफ an इन टर्म्स ऑफ an-1। नेचुरली पहले वाली चीज नोन होगी, उसके टर्म में हम दूसरी की बात कर सकते हैं। अब ये हो सकता है दो कोएफिशिएंट्स को रिलेट कर रहा हो या दो से ज्यादा कोएफिशिएंट्स को रिलेट कर रहा हो। इन जनरल दो कोएफिशिएंट को रिलेट करने वाला भी रिकर्शन फॉर्मूला कहलाता है, दो से ज्यादा कोएफिशिएंट को रिलेट करने वाला भी रिकर्शन फॉर्मूला कहलाता है। उसकी कुछ और स्पेशल टर्मिनोलॉजी होती, आगे आएगा तब उसको डिस्कस कर लेंगे। तो कोएफिशिएंट को इक्वेट करने पर क्या मिला, ये ब्रैकेट के अंदर की जो पूरी टर्म है n+1 n+2 an+2 प्लस समेशन इक्वल टू 0, इसको हमने उधर शिफ्ट कर दिया, लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया। तो माइनस समेशन ये टर्म, ये वाली टर्म राइट साइड में शिफ्ट कर दिया। तो k+1 p n-k a k+1 प्लस q n-k a k। क्यों पॉसिबल था, दोनों के अंदर समेशन में k वैनिंग फ्रॉम 0 से n, k वैनिंग फ्रॉम 0 से n था, तो दोनों को भी कंबाइन करके ये पूरी टर्म को उधर शिफ्ट कर दिया। यहां तक है ठीक सब। तो अब ये तो हमको जनरल कोएफिशिएंट को इक्वेट करने पर 0 मिला है। अब एक एक इंडिविजुअल की यदि बात करनी होगी तो n की वैल्यू पुट करते जाना पड़ेगा। तो कुछ में पुट करके देख लेते हैं। नाउ फॉर ये इसको नंबर 9 दे दिया, ये जनरल रिलेशन है। अब इसमें n की वैल्यू 0, n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2 पुट करते जाते हैं, क्या मिलेगा। n की वैल्यू 0 लिए नंबर 9 में, तो 0 + 1 1, 0 + 2 2, 2 × 1 2 आ गया, 0 + 2 a2, 2 टाइम्स a2 इज इक्वल टू माइनस। अब n की वैल्यू 0 लिख रहे हैं, n की वैल्यू 0 लिख रहे हैं, मतलब k वेरिंग फ्रॉम 0 से 0। ध्यान से सुनना भी, k वेरिंग फ्रॉम 0 से 0 मतलब जो डमी इंडेक्स है वो केवल एक ही टर्म के लिए है, फॉर 0 ओनली। तो जहां जहां k है वहां हम 0 पुट कर रहे हैं। अभी ये समेशन की बात कर रहे हैं, फॉर k वेरिंग फ्रॉम 0 to 0 मतलब डमी इंडेक्स फॉर 0 ओनली। तो इसको पहले लिखकर बताते हैं। तो k 0 लिख दिया तो क्या हुआ, ये 1 यानी pn -0, फिर a 0 + 1 यानी a1 प्लस q n-0 मतलब qn और ak, तो k को तो 0 0 है। ठीक है, फिर से सुनो, समेशन k वेरिंग फ्रॉम 0 से 0, n की वैल्यू 0 दी है, मतलब जो डमी इंडेक्स है उसकी केवल सिंगल वैल्यू है। तो अभी हमने ये सीरीज को डमी इंडेक्स के लिए यूज किया, ट्रीटिंग n एज इट इज इनसाइड द ब्रैकेट। तो क्या हुआ, k की वैल्यू 0, 0 + 1 p n-0 यानी pn, a 0 + 1 यानी a1 प्लस q n-0 यानी qn और a 0। ठीक है, ये समेशन के कारण मिला है। अब ये समेशन में n अपीयर हो रहा है, तो n की वैल्यू अब इसमें पुट करी जाएगी। तो n की वैल्यू इसमें अब 0 पुट करते हैं, हम n = 0 के लिए काम कर रहे हैं। तो जब n = 0 के लिए काम कर रहे हैं तो वी गेट p0 a1 प्लस q0 a0। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ठीक है, माइनस तो ये बाहर है, माइनस उसकी वजह से माइनस है। और दूसरा टर्म समझते हैं, n = 1। अब जब n = 1 रखेंगे तो n = 1 के लिए पहले राइट हैंड साइड समझ लेते हैं। n = 1 के लिए राइट हैंड साइड क्या होगा, तो n = 1 के लिए यहां पर 1 आ जाएगा। तो डमी इंडेक्स कितनी वैल्यू ले रहा है, k = 0, k = 1। मतलब एक बार k = 0 के लिए हमको एक्सप्रेशन लिखना होगा, k = 1 के लिए एक्सप्रेशन लिखना होगा। k डमी इंडेक्स है, k के अलावा वहां जो कुछ होगा वो एज इट इज रहेगा। अभी हमने केवल कितने टर्म्स है ये n की वैल्यू वहां पर पुट की है, अंदर नहीं पुट किया। तो अब k = 0 के लिए क्या मिलेंगे और k = 1 के लिए क्या मिलेंगे, ये देख लो। k = 0 के लिए समेशन के अंदर चलते,
k इक्वल टू 0 के लिए बोलो क्या टर्म आएंगी? P n a 1 k इक्वल टू 0 के लिए प्लस q बोलो n माइनस और सॉरी a 0, ये हो गई k इक्वल टू 0 के लिए, राइट, प्लस k इक्वल टू 1 की बात करते हैं, दूसरी वैल्यू डमी इंडेक्स की दूसरी वैल्यू k इक्वल टू 1, तो 1 प्लस 1 2 बोलो p n माइनस 1 a 2 प्लस q n माइनस 1 और a 1, ये सेकेंड टर्म होगी k इक्वल टू 1 के लिए। ये हमने दो टर्म डमी इंडेक्स की उसके लिए रिजल्ट लिख दिया। अब जो पूरी इक्वेशन है ये किसके लिए है? ये है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड n इक्वल टू 1 के लिए। तो n इक्वल टू 1 राइट हैंड साइड में पुट कर देते, n इक्वल टू 1 राइट हैंड साइड में पुट किए तो यहाँ 1 प्लस 1 2 आ गया, 1 प्लस 1 ये 2 आ गया, 1 प्लस 2 ये 3 आ गया और 1 प्लस 2 ये 3 आ गया। अब यही काम राइट हैंड साइड में करते हैं, n इक्वल टू 1 पुट कर दो तो मिला क्या P1A1, बाहर माइनस साइन बैठा हुआ है वह है अपनी जगह पर, P1A1 है क्या टर्म P1A1? यस दिस इज, n इक्वल टू 1 रखो, Q1A0 है क्या? Q1A0 ये टर्म है। नेक्स्ट n इक्वल टू 1 है तो 2P0A2 ये है 2P0A2 प्लस n की वैल्यू 1 है तो Q0A1 ये Q0A1। n इक्वल टू 2 के लिए तो पहले समेशन में पुट करते वैल्यू k वेरिंग फ्रॉम 0 से 2, तो कितने टर्म्स मिलेंगे? फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स 3, k इक्वल टू 0 के लिए एक सम, k इक्वल टू 1 के लिए दूसरा सम, k इक्वल टू 2 के लिए तीसरा सम। ये 3 टर्म्स का फाइनाइट सम हो गया और उसके बाद के n इक्वल उसके अंदर जो n रहेगा उसकी वैल्यू हम 2 यूज करेंगे। चलो तो पहले 3 टर्म कौन सी होगी वो भी देखना जरूरी है। अरे यही तो मिलेंगी ना, एक और टर्म ऐड करना है इसमें, ये दो टर्म तो यही मिलेंगी ना। n इक्वल टू 0 k इक्वल टू 0 के लिए पहला टर्म मिला था, वही सेम टर्म यहाँ पर रिपीट हो जाए, ये k इक्वल टू 1 के लिए आ गया तो k इक्वल टू 2 के लिए लिख लेते, k इक्वल टू 2 के लिए क्या मिलेगा? 2 प्लस 1 3 p n माइनस 2 a 3, k इक्वल टू 2 के लिए क्या मिला? 2 प्लस 1 3 p n माइनस 2 a 3 प्लस प्लस बोलो q n माइनस 2 a 2, ये थर्ड ब्रैकेट मिला फॉर k इक्वल टू 2। तो 3 टर्म कौन से हो गई? ये पहला ब्रैकेट k इक्वल टू 0 के लिए, दूसरा ब्रैकेट k इक्वल टू 1 के लिए और ये तीसरा ब्रैकेट k इक्वल टू 2 के लिए। अब इसमें n है, अब n की वैल्यू 2 पुट करते हैं, अब n की वैल्यू 2 पुट करते हैं, देखो टर्म्स क्या क्या मिल रही है। थोड़ा इसको अलग कलर कर देते हैं। हाँ तो n इक्वल टू इधर तो यहां तो सब ठीक हो गया, n इक्वल टू 2 के लिए क्या आया? 2 प्लस 1 ये 3, 2 प्लस 2 4 और ये 2 प्लस 2 a सफिक्स 4, ये माइनस साइन अपनी जगह है। अब ये जो 3 टर्म है, ये 3 टर्म में n इक्वल टू 2 के लिए क्या मिल रहा है? P2A1 है क्या? यस P2A1, ये टर्म हो गई। इसमें Q2A0 कहां पर है? Q2A0 ये आ गया, n इक्वल टू 2 रखना है तो 2P1A2 कहां है? 2P1A2 मिल गया। n इक्वल टू 2 रखना है, Q1A1 ये आ गया, n इक्वल टू 2 रखना है, 3P0A3 और प्लस Q0A2 आई बात समझ में? तो
तो पहले सीरीज के अंदर टर्म्स लिखनी है फॉर डमी इंडेक्स। डमी इंडेक्स k इक्वल टू 0 के लिए सिंगल, k इक्वल टू 0 1 के लिए 2 टर्म, k इक्वल टू 0 1 2 के लिए 3 टर्म, और फिर उसमें n की वैल्यू पुट करनी। ओके, अब यहां से हम कोएफिशिएंट्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। a2 इक्वल टू a3 इक्वल टू a4 इक्वल टू, नाउ this value determines a2 a3 a4 etc in terms of a0 and a1। तो डायरेक्ट a2 a3 a4 की वैल्यू सॉल्यूशन में पुट कर रहे हैं। तो सीरीज 4 इज यूनिकली डिटरमाइंड एज, सीरीज 4 मतलब y इक्वल टू समेशन an x पावर n, एक्सपांडेड फॉर्म में a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब एक्सेट्रा। तो वैल्यू पुट करते हैं। a0 तो a0 है, a1x है। अब a2 की वैल्यू क्या होगी? a2 इज इक्वल टू माइनस p0 a1 प्लस q0 a0 अपॉन 2, ये रख दिया, ये पूरी वैल्यू रख दी a2 की, x स्क्वायर। a3 की वैल्यू क्या होगी? ये पूरा एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3, ये पूरा एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3, जिसको हम 3 फैक्टोरियल बोल सकेंगे, x क्यूब। नेक्स्ट इज a4 x पावर 4, तो x a4 के लिए ये पूरा एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4, ठीक है, a पावर x पावर 4 आ जाएगा, तो है वो सीरीज चलते चले जाएंगे, ठीक है। अब ये तो हो गया सीरीज सॉल्यूशन, साथ में कुछ कंडीशन दी हुई थी, y at x0 is equal to a0 and y at x0 is equal to a1 where a0 and a1 are arbitrary constants। हमने सिंपलिसिटी के लिए x0 को ओरिजिन कंसीडर किया, तो अब हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, y at 0 is equal to a0 and y dash at 0 is equal to a1। देखते हैं, ये सीरीज सॉल्यूशन है y के लिए, इसमें हम x की वैल्यू 0 यदि पुट कर दें तो y at 0 विल बी, सारे टर्म वैनिश हो जाएंगे एक्सेप्ट a0, फर्स्ट टर्म छोड़कर बाकी सारे टर्म में x इन्वॉल्व है, तो सारे टर्म 0, तो क्या मिल गया? y at 0 is equal to a0, ये कंडीशन मिल गई। और y डैश के लिए यदि कंडीशन वेरीफाई करना होगा तो पहले इसका डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। तो y का जब डेरिवेटिव लेंगे तो a0 का डेरिवेटिव 0 हो गया, a1x का डेरिवेटिव a1 बचा, और उसके बाद में हर टर्म में x इन्वॉल्व होगा, राइट। मतलब y डैश में फर्स्ट टर्म इज a1 और बाकी सारे टर्म में x इन्वॉल्व है, तो जब x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म a1 विल रिमेन, बाकी के सारे टर्म वैनिश हो गए, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, y डैश एट 0 इज इक्वल टू a1। ये मेंटल कैलकुलेशन है, ये आपने समझ लिया, ये आप लिख सकते हैं। इसका मतलब ये जो हमको सॉल्यूशन मिला है, ये सीरीज सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन ऑफ आवर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। Further, if power series expansion px qx are valid for mod x minus x not less than r की बात हो रही थी, x not हमने 0 सपोज किया, तो mod x less than r where r is positive, then power series expansion of the solution 4 is also valid for mod x less than r। मतलब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r के लिए ये सॉल्यूशन वर्क करेगा, मींस the series 4 convergent for this interval mod x less than r। It depends on the condition for px and qx। यदि वो वैलिड है तो हमारी सीरीज सॉल्यूशन भी वैलिड हो जाएगी। तो इस तरह से हम पावर सीरीज सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। अब ये जो सीरीज सॉल्यूशन है, ये सीरीज सॉल्यूशन को यदि आप ध्यान से देखें तो उसमें दो आर्बिट्री कांस्टेंट अपीयर हो रहे हैं, a0 और a1। जब हम एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, अभी px और qx हमको नोन नहीं है, जनरल है, तो उनके जो कोएफिशिएंट्स है pn और qn ये नोन नहीं है, जनरल है। जब वो नोन हो गए तो हम इसको रीअरेंज करके एक टर्म a0 कॉमन लेके लिख सकते हैं और दूसरी टर्म a1 कॉमन लेके लिख सकते हैं। ये जो सीरीज है, ये y की a0 विथ सम एक्सप्रेशन that will be treated as y1x, a1 के साथ जो एक्सप्रेशन होगा that will be treated as y2x। If y1x and y2x are independent solutions, then this will give general solution of differential equation, given differential equation। Remarks:
द फॉर्मूलाज गिवन बाय 9 इन द प्रूफ, ये बात, that yields the coefficients of unknown series solution are known as two-term recursion formulae. an plus 2 is provided in terms of an plus 1 and an. जैसे ऊपर जब देखा हमने तो a2 वो मिला a0 और a1 की कैटेगरी में, तो एक कोई कोएफिशिएंट फाइंड करने के लिए दो की जरूरत पड़ रही है, उसकी वजह से ये टू टर्म रिकर्शन फॉर्मूला है। जब एक कोएफिशिएंट an -1 के टर्म में हो रहा हो तो इट इज जस्ट कॉल्ड एज रिकर्शन फॉर्मूला, ठीक है। एक से ज्यादा यदि कांस्टेंट्स पर डिपेंड करता होगा तो टू टर्म रिकर्शन फॉर्मूले, थ्री टर्म रिकर्शन फॉर्मूले, ये टर्मिनोलॉजी यूज होती है। द सिंप्लिसिटी ऑफ रिकर्शन फॉर्मूले enable us to determine the general term of the resulting series and their radii of convergence, but this simplicity is not to be expected in general. जैसे जैसे प्रॉब्लम का नेचर बढ़ते चल जाएगा इतने सिंपल हमको रिकर्शन फॉर्मूलेज नहीं मिलते हैं। In most of the cases we can find radii of convergence of series expansion of px and qx, and then radius of convergence for series solution is at least the minimum of radii of convergence of px and qx. px और qx का radii of convergence फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था लिमिट ऑफ an अपॉन an प्लस 1 एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी। इससे हमने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस से के प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, तो वो कंसेप्ट से हम फाइंड कर सकते हैं px और qx के, उनमें से जिसका मिनिमम होगा that will be the radius of convergence for the solution of differential equation। मतलब जितना स्मॉल नेबरहुड हो उतना बेटर रिजल्ट हो। मान लो px 0.1 नेबरहुड में एनालिटिक हो, q of x 0.01 नेबरहुड में एनालिटिक हो, तो एक्यूरेसी कहां मिलेगी 0.01 नेबरहुड में। तो देयरफॉर मिनिमम ऑफ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस px qx पे we consider the series solution यानी y solution of differential equation। एक एग्जांपल इसका कंसीडर किया हुआ है इसके बाद। एज एन इलस्ट्रेशन कंसीडर लेजेंडर इक्वेशन, इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में और डिटेल पढ़ना है। लेजेंडर इक्वेशन का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है 1 - x स्क्वायर y डबल डैश माइनस 2x y डैश प्लस p इंटू p प्लस 1 y इक्वल टू 0 वेयर p इज कांस्टेंट। ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है। अब इससे यदि हम px qx फाइंड करेंगे तो y डबल डैश का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो डिवाइड कर देते हैं 1 - x स्क्वायर से, तो वी गेट p of x as -2x upon 1 - x स्क्वायर एंड q of x is p plus 1 upon 1 - x स्क्वायर। अब ये जो सीरीज है, ये सीरीज में यदि हम ये डिनोमिनेटर वाला फंक्शन कंसीडर करें 1 upon 1 - x स्क्वायर which is 1 plus x square plus x power 4 plus etc, तो इन सबके कोएफिशिएंट 1 ही है। इसको हम सपोज करेंगे x स्क्वायर का पावर 0, x स्क्वायर का पावर 1, x स्क्वायर का पावर 2, x स्क्वायर का पावर 3, ऐसा करते करते x स्क्वायर का पावर n विद कोएफिशिएंट 1। तो जब रेशियो कंसीडर करेंगे an upon an plus 1, इट इज 1 upon 1, 1 का लिमिट व्हेन n टेंड्स टू इंफिनिटी विल गिव 1, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज 1। तो इसके लिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 आ गया। यहां पर भी 1 upon 1 - x स्क्वायर, उसका एक्सपेंशन ऐसे ही मिल जाएगा, तो सेम एक्सपेंशन होने के बाद और ऊपर p plus 1 उसको तो कॉमन ही रख दिया, तो कोएफिशिएंट विल बी 1 upon 1, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस विल बी 1 फॉर बोथ p of x एंड q of x, तो मिनिमम विल बी आल्सो 1। तो दोनों के रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 1 आ गए। देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ द फॉर्म an x पावर n, जो जनरल हम y का एक्सप्रेशन लेते थे, मस्ट बी वैलिड फॉर एटलीस्ट mod x लेस देन 1, यानी ये इंटरवल में हमको सीरीज सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश प्लस px y डैश प्लस 2x y इक्वल टू 0 के लिए मिल जाएगा। ठीक, तो ये था प्रोसीजर, एक जनरल रिजल्ट लेके, जहां पर p of x q of x हमने समेशन pn x पावर n समेशन qn x पावर n बोलकर सॉल्व किया। अब इसका एग्जांपल, फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ y डबल डैश प्लस y इक्वल टू 0 इन टर्म्स ऑफ पावर सीरीज इन x। ये एक काम हो गया पावर सीरीज का। कैन यू एक्सप्रेस दिस सॉल्यूशन
by means of elementary function, sometimes yes, sometimes no. It depends on the series solution. जब मिल जाएंगे उसके बाद बात करेंगे, ठीक है? तो सॉल्व करना शुरू करते हैं. गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज y डबल डैश प्लस y इक्वल टू 0. p ऑफ x क्या है यहाँ पर? y डैश का कोएफिशिएंट होता था, y डैश तो है ही नहीं तो 0 हो गया. p ऑफ x इज 0. q ऑफ x y का कोएफिशिएंट होता है, ये है 1. अब ये कांस्टेंट फंक्शन हो गए तो ये हर जगह डिफरेंशिएबल है. डिफरेंशिएबल नहीं है, एनालिटिक नहीं है कब? जब डिनोमिनेटर में कोई रिस्ट्रिक्शंस आ जाए. यदि डिनोमिनेटर में रिस्ट्रिक्शंस नहीं है तो एनालिटिक एवरीवेयर, एनालिटिक फॉर ऑल रियल आर बोल सकते हैं हम. तो अब ये कांस्टेंट फंक्शन है, एनालिटिक एवरीवेयर, तो हम एक पर्टिकुलर पॉइंट सपोज कर लेते हैं. दिस फंक्शंस आर एनालिटिक एट ऑल पॉइंट्स, so in particular x equal to 0 can be considered as ordinary point. सिंपल एकदम कंसीडर करना. इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स रहेंगे ऑर्डिनरी पॉइंट, हम एक पर बात कर रहे हैं, राइट? Thus we try to find its series solution in the form of power series in x, which is summation a n x power n in expanded form, a naught plus a1x plus a2x square plus up to a n x power n plus infinity. नंबर दे दिया 2. ये हमारा सीरीज सॉल्यूशन है. यहां पर हमको कोएफिशिएंट्स डिटरमाइन करने हैं px और qx को ध्यान में रखते हुए. अब जब इसको सॉल्यूशन बोला तो इसने इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब y डैश फाइंड करना पड़ेगा, y डबल डैश फाइंड करना पड़ेगा, उसको इक्वेशन में पुट करेंगे, जनरल करेंगे x पावर n की टर्म और कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करके रिकर्शन फार्मूला मिलेगा. रिकर्शन फार्मूले की हेल्प से वी फाइंड कोएफिशिएंट्स, ओके, इन टर्म्स ऑफ a0 एंड a1. डिफरेंशिएट कर लिए, एक 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 टर्म डिफरेंशिएट किए तो y डैश मिल गया ये फॉर्म में. अब यहां पर पूरा पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म लिखा, ये काम आएगा क्योंकि इन सबके ऊपर के कोएफिशिएंट्स 1 1 है तो ऐड करना आसान हो जाएगा. y डबल डैश इन सबको डिफरेंशिएट कर लिए टर्म बाय टर्म, जनरलाइज टर्म भी लिख दी, n plus 1 और सॉरी n plus 1 n plus 2 n plus 2 x पावर n, सीरीज 3 सीरीज 4. अब इनको यानी y डबल डैश प्लस y इक्वल टू 0 पुट करना है. किस किस को पुट करना है? 4 को पुट करते हैं, 2 को पुट करते हैं 1 में, तो पुटिंग 4 and 2 in 1 और ऐड करना है, पुट करके ऐड करना है. तो 4 और 2 को ध्यान में रखते हुए ऐड करते चले जाते हैं. तो कांस्टेंट टर्म, थोड़ा इसको अलग कलर ले लेते हैं, कांस्टेंट टर्म 2a0 सॉरी 2a2 प्लस a0, ये हो गई फर्स्ट टर्म, प्लस x की टर्म देखो 2 into 3a3 plus a1 into x, 2 into 3a3 plus a1 into x. x स्क्वायर की टर्म्स देख लो, 3 into 4 into a4 plus a2 x स्क्वायर. इसके बाद की टर्म्स ऐड करते करते जनरल टर्म में आते हैं, n plus 1 n plus 2 a n plus 2 plus a n, ये आ गए x पावर n अप टू इंफिनिटी इक्वल टू 0. ठीक है, करस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड कर दिए टर्म बाय टर्म. अब सम ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 0 है. नेचर देखने से समझ में नहीं आता कि कोई टर्म का एडिशन बाकी के टर्म के बराबर विद अपोजिट साइन हो. तो पॉसिबिलिटी क्या? ईच टर्म के कोएफिशिएंट मस्ट बी 0. तो देयरफॉर इक्वेटिंग टू 0 कोएफिशिएंट ऑफ सक्सेसिव पावर्स ऑफ x इन अबव सीरीज. तो करते जाओ, सबको इक्वेट करते जाओ. ये फर्स्ट कोएफिशिएंट इक्वल टू 0, सेकंड कोएफिशिएंट इक्वल टू 0, थर्ड कोएफिशिएंट इक्वल टू 0, फोर्थ कोएफिशिएंट इक्वल टू 0. इन जनरल ये x पावर n का कोएफिशिएंट इक्वल टू 0. अब इनसे हमको कोएफिशिएंट मिलते चले जाएंगे. पहले से a2 का रिलेशन मिलेगा इन टर्म्स ऑफ a0, दूसरे से a3 का रिलेशन मिलेगा इन टर्म्स ऑफ a1, तीसरे से a4 का रिलेशन मिलेगा a2 जो पहले मिला हुआ है उसकी वैल्यू फिर पुट करेंगे. ये काम करते चले जाएंगे. तो उसके एक्सप्रेशन a2 इज इक्वल टू माइनस a0 अपॉन 2, सही है. पहले शिफ्ट कर दिया फिर डिवाइड कर दिया. a3 इज इक्वल टू माइनस a3 अपॉन 2 इंटू 3. ओके, इससे मिल गया. इससे मिलेगा a4 इज इक्वल टू माइनस a2 अपॉन 3 इंटू 4. अब a2 की वैल्यू है वो भी पुट करना है. व्हाट इज वैल्यू ऑफ a2? माइनस a0 बाय 2, माइनस माइनस प्लस हो गया a0 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 4. सही है. a2 की वैल्यू पुट करने के बाद नेक्स्ट रिजल्ट विल गिव वैल्यू ऑफ a5.
a5 इज इक्वल टू माइनस a3 अपॉन 4 इंटू 5। अब a3 की वैल्यू पुट करो, माइनस a1 अपॉन 2 इंटू 3, तो 4 5 है, 2 3 और आ गए, माइनस माइनस प्लस हो गया, a1 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। जनरलाइज करते दिख रहा है क्या? ये दिख तो रहा है, दिख रहा है। a2 में माइनस है, a3 में माइनस है, a4 प्लस हो गया, a5 प्लस हो गया, ऊपर सब में a0 a1 a0 a1 ऐसा ऑल्टरनेट चल रहा है। a2 में 2 फैक्टोरियल है, a3 में 3 फैक्टोरियल है, a4 में 4 फैक्टोरियल है, a5 में 5 फैक्टोरियल है। यदि मान लो इसको भी हम कन्वर्ट करते, ये सारे वैल्यूज पुट करते हुए, नहीं किया, जनरलाइज नहीं किया, कोई बात नहीं, वैल्यूज पुट कर दिए सीधे सीधे, a0 अपनी जगह, a1 अपनी जगह, a2 की वैल्यू पुट किया माइनस a0 बाय 2 एक्स स्क्वायर, a3 की वैल्यू पुट किया माइनस a1 बाय 2 इंटू 3 एक्स क्यूब, a4 की वैल्यू पुट कर दिया है एक्स पावर 4, a5 की वैल्यू पुट कर दिया है एक्स पावर 5 एक्सेट्रा। अब a0 की टर्म्स कलेक्ट कर रहे हैं, a0 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 कॉमन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल, ऑल्टरनेट साइन चल रहे हैं। a1 की टर्म कलेक्ट कर रहे बचे हुए, a1 की टर्म कलेक्ट कर रहे, a1 ये a1 ये a1, तो यहां से बच गया x, यहां से बच गया माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, यहां से आ गया एक्स पावर 5 बाय फैक्टोरियल, ऑल्टरनेट साइन के साथ चल। ये जो सीरीज दिख रही है उसको नाम दे दिया y1, दूसरी सीरीज नाम दिख रही है इसको y2, वेयर y1 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। y2 is second series x minus x square by 2 factorial plus x power 5 by 5 factorial etc. तो सॉल्यूशन कैसे दिख रहा है? y इक्वल टू a0 y1 प्लस a2 y2। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही क्या? y एट 0 इज इक्वल टू a0, पुट करो, x की वैल्यू 0 पुट करो, तो ये जो 6 है उसमें x की वैल्यू 0 पुट किया तो फर्स्ट टर्म में 1 बचेगा, सारे टर्म वैनिश, सेकंड टर्म में पूरा ही पूरा वैनिश, सब जगह x है, तो क्या बचा y एट 0 इज इक्वल टू a0। ये कंडीशन मिल गई। We have shown that 6 satisfy for any two constants a0 and n1, और y dash at 0 is equal to a1 मिलेगा क्या? जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये पूरी सीरीज वाली ऊपर वाली सीरीज ही देखते ना, a0 का डेरिवेटिव 0 हो गया, a1 x के डेरिवेटिव में a1 बचा, बाकी के हर टर्म में x रहेगा, तो जब डेरिवेटिव में x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो बस a1 मिलेगा, बाकी सारे टर्म वैनिश, तो y dash at 0 is equal to a1 आ गया, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। मतलब y इक्वल टू a0 y1 प्लस a1 y2, ये जनरल सॉल्यूशन हो गया। अब इस जनरल सॉल्यूशन में यदि मान लो हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट के कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज देखें तो क्या हो रहा है? अब पर्टिकुलर वैल्यू यदि सपोज किया, चॉइस अपने पास में इनफाइनाइट कॉम्बिनेशंस ले सकते हैं, हम बहुत ट्रिवियल कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, a0 इक्वल टू 1 और a1 इक्वल टू 0। a0 इक्वल टू 1 बोला और a1 इक्वल टू 0 बोला, तो सेकंड टर्म वैनिश हो गया, y इक्वल टू y1 मिल गया, तो 6 गिव्स y इक्वल टू y1। दूसरा कॉम्बिनेशन यदि लिया, a0 इक्वल टू 0 a1 इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू y2x मिल गया। y वाज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। y की वैल्यू ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के लिए y1 भी मिल रही है, y2 भी मिल रही है। इसका मतलब दिस y1 and y2 also satisfy the differential equation for these combinations of a0 and a1, so they are solutions। y1 y2 satisfy equation 1, and by ratio test we can confirm that y1 and y2 converges for all x, फाइंड किया जा सकता है। therefore 6 is convergent for all x, hence we can say that 6 is solution of equation 1 for all x। कोई रिस्ट्रिक्शन की जरूरत नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर में x नहीं आ रहे, सीधी सीधी बात है, ऐसे देखकर बोला जा सकता है उसको। फर्दर y1x and y2x आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्यों? y1 में इवन पावर है और y2 में ऑड पावर्स है, तो इवन पावर को ऑड पावर के कांस्टेंट मल्टीपल में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, तो देयरफॉर y1 and y2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो जो हमारा a0 y1 प्लस a1 y2 है, ये जनरल सॉल्यूशन बन जाएगा। Since neither is a constant multiple of other, therefore in general 6 is general solution of equation 1, and any particular solution is obtained by taking particular values of y at 0 is equal to a0
and y dash at 0 is equal to a1। ये पर्टिकुलर कंडीशन से पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड किया जा सकता है। अब a0 और a1 की जो भी कुछ वैल्यू दी हुई होंगी उससे हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल a0 is given as 1, a1 is given as 2, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन विल बी y is equal to y1 plus 2 times y2। say a0 is equal to 1, a1 is equal to -1, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन विल बी y is equal to y1 minus y2 एंड एक्सेट्रा। जो भी यहाँ पर वैल्यूज दी हुई होगी वो वैल्यूज से हम पुट करके a0 a1 की पर्टिकुलर सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो इस तरह से पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अभी इक्वेशन सिंपल था y डबल डैश प्लस y इक्वल टू 0, तो ये इसका कैलकुलेशन हुआ। अब यदि मान लो वहां पर कोएफिशिएंट में कुछ एक आध टर्म एक्स्ट्रा किया जाए तो मेथड यही रहेंगी, सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा प्रोसेस बढ़ जाएगा। अरे दूसरा क्वेश्चन था कैन यू डिटरमाइन एलिमेंट्री फंक्शन में सॉल्यूशन को, तो जो फर्स्ट सीरीज है हाँ कर सकते हैं। फर्स्ट सीरीज इज 1 minus x square by 2 factorial, this is series for cos function, cos x, even function, and second is the series for sin x। तो further series y1 and y2 are respectively the expansion of cos x and sin x, therefore the solution of equation 1 which is in the form of 6 can be written as y equal to a0 cos x plus a1 sin x। यदि आप इसको y डबल डैश प्लस y इक्वल टू 0 को एलिमेंट्री मेथड से सॉल्व करते तो इक्वेशन मिलती थी m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, राइट। ऑक्सिलरी इक्वेशन y डबल डैश प्लस y इक्वल टू 0 है, तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाती थी। बोलो इसके रूट्स क्या होते थे ऑक्सिलरी इक्वेशन के? m इज इक्वल टू प्लस माइनस i प्लस माइनस आई। इसको अल्फा प्लस माइनस आई बीटा के फॉर्म में देखते तो अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू 1, और हम ऑक्सिलरी इक्वेशन से तैयार होने वाले जो CF की बात करते हैं वो लिखते तो e पावर 0x इंटू C1 cos 1x प्लस C2 sin 1x। मतलब अल्टीमेटली सॉल्यूशन कैसे मिलता था? C1 cos x प्लस C2 sin x, where C1 and C2 आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो पावर सीरीज सॉल्यूशन से जो आंसर मिलाया वो एलिमेंट्री फंक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। डायरेक्ट मेथड से जो आंसर आता था वो और ये दोनों टैली हो रहे हैं। एलिमेंट्री फंक्शन से आ रहा है इसलिए टैली करना आसान है, लेकिन यदि कुछ ऐसी सीरीज होती जिसका हमको एलिमेंट्री फंक्शन नहीं पता होता था तो पावर सीरीज सॉल्यूशन से ही हम आगे की बातें कंटिन्यू करते हैं। इन मोस्ट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर सीरीज इन सॉल्यूशन फाइंड इन दिस वे टू आइडेंटिफाई and represent previous known elementary functions। यहां तो मिल गया, हर बार जरूरी नहीं।